आज के इस चैप्टर में एनसीईआरटी सीरीज में देखेंगे डायरेक्ट हम परमाणु अणु का मॉडल, जिसमें हाल में एग्जाम में बैठे होंगे आप तो देखेंगे क्वेश्चन आया था रदरफोर्ड का जो सोने का पन्नी वाला आया था, वहां से 4 स्टेटमेंट में देखिए क्वेश्चन आए थे कि विक्षेपित हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, सोने की पन्नी को पार कर गया। तो इसी को मैं बताऊंगा, साथ साथ हम बताने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के साथ साथ जो उसने दिया था तरबूज का मॉडल, ये सब क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट में आएंगे एग्जाम में डायरेक्ट। अब देखिए मिश्रण और यौगिक, हमेशा बिहार दरोगा 2213 1200 का मेंस खोली, यहाँ से क्वेश्चन आया था डायरेक्ट मिश्रण यौगिक से पदार्थ से। ठीक है, फिर यौगिक के बारे में आप लोग कंफ्यूज होते हैं हमेशा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे देखिए तो हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ सड़े गंडे का होता है कि 2 क्रियाकलाप हुआ, ये क्लियर बताएंगे आपको क्यों होता है, रटने की जरूरत नहीं पड़े। उसके बाद तत्व के बारे में देखेंगे। तत्व किसने दिए? रॉयड बॉयल, सुने भी नहीं होंगे, रॉयड बॉयल ने तत्व का नाम दिया था पहले 1743 में। फिर लवजेर नहीं थी, इससे हम लोग पढ़ेंगे। अगर पिछले नए हैं आप लोग, अभी शुरू किए हैं, तो पिछले वीडियो में जाके जरूर देखें जो मैंने बताया था। निलंबन बताया, क्लोराइड विलियन बताया था जो दूध का होता है, फिर फॉर्म ठोस से मिलना, एरोसोल क्या होता है, ठीक है, मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, ये सब चीज बताएं, आप जाके देखिए। बहुत साथ साथ मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, एक ही कॉपी में पूरा 6 to 12 तक का आपका शॉर्ट नोट्स रहना चाहिए, साथ साथ हाईलाइट रहना चाहिए। उसके बाद आपको दुनिया का कोई किताब कहीं कोई पेड कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तो आपसे बड़ा बुर्बक कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने कभी आज तक पेड कोर्स नहीं लिया, यही रास्ता जो मैं बता रहा हूँ, बस इसी रास्ते पे चलना है आपको। अगर चल गए तो सिलेक्शन पक्का, नहीं चले तो भाई आपकी मर्जी, फिर 4-5 साल होना। ठीक है, आगे देखिए। और सबसे बड़ी वीडियो पहले पुश करिए, और मेरा जो मोटिव है, मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक शेयर कर देना है और एक लाइक कर देना है, जिससे क्या होता है कि मेरा जो है उन छोटे भाइयों के लिए जरूर मैं सब मदद करूं, जो इधर उधर उनका पैसा और समय दोनों बचे। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हम पिछले वीडियो में बताए थे दो, जो 1275 का प्री में आया था क्वेश्चन कि दो अघुलनशील द्रव्यों को पृथक करने की कौन सी विधि है, कीप पृथक्करण, उसके बारे में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ गया, दो घुलनशील द्रव को पृथक करने की कौन सी विधि है, तो आसवन विधि है। ठीक है, तो हम लोग आसवन पढ़े हैं, लेकिन इस तरह क्लियर नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्लियर है, दो घुलनशील जो अब क्या है देखिए, एसीटोन और जल। अगर एग्जाम में अगर ये नहीं दिया तो ये दिया, तो एसीटोन और जल को कैसे पृथक करेंगे, तो आसवन भी दिया। लिख लीजिए, छोटा सा पॉइंट बना के, जहां मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो सुनिए। लिखिएगा एसीटोन, सबसे लिखिएगा घुलनशील द्रव पृथक, बस इतना लिख के क्या लिख देना है, आसवन। फिर एगो लाइन लगा देना है, यहाँ पे लिख देना है कौन सा, एसीटोन प्लस जल, बस इतने लिखना है, बस आपके समझने के लिए, किसी को आपको प्रूफ नहीं करना है भाई। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आसवन। आसवन में सबसे पहले देखिए, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था बुक में, अंतर अधिक। अंतर अधिक क्या एग्जाम में आया था, रेलवे वाले ध्यान दें, पूछा था डायरेक्ट एनटीपीसी में कि जिसका अंतर अधिक हो तो उसको पृथक, जैसे मान लो घुलनशील है तो घुलनशील में तो अलग अलग हो सकता है ना, जिसका अंतर अधिक है क्वथनांक का, उसको आसवन विधि था। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रभाजी आसवन, है ना। आसवन कैसे अलग करते हैं, है ना, 3-4 तरह का होता है आसवन, प्रभाजी आसवन। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले पहले पूरा पढ़ते हैं। आसवन विधि द्वारा यहाँ पे जो विघटित हुए बिना, समझिए, इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबले, जो विघटित हुए बिना उबले हैं तथा इनके घटकों के क्वथनांक का मध्य अधिक अंतर है। ठीक, जिस सही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट नोट्स बनाएगा भैया, लिखिए लिखिए मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, जो विघटित हुए बिना जिनके घटक, शॉर्टकट कैसे लिखना है, हम जैसे कर कैसे, जिसका ऐसे लिखना है, ऐसे स्टेटमेंट में आएंगे तो पूरा लिखना है, ऐसे नहीं, लिख लीजिए विघटित बिना उबले, डैश मार के, फिर लिखिए क्वथनांक अंतर अधिक, बस इतना लिख के क्या लिखिएगा, आसवन। क्लियर हो गया, क्वथनांक का अंतर अधिक, उसको आसवन। अब देखिए, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता। अब एक मेरे भैया, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए, आप ही लोग, कोई बिहार पुलिस वाले जो भी अभी देख रहे हैं वीडियो, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर इस तरह का सवाल आता तो आप बना पाते? आपने रटा था ना पेट्रोलियम के मिश्रण को प्रभाजी आसवन, लेकिन आपको इस तरह क्वेश्चन आप मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो विघटित हुए बिना, है ना, प्रभाजी आसवन विधि, तो समझिए क्वथनांक का अंतर 25 के से कम है, उसको प्रभाजी आसवन, जिसका अंतर अधिक है, लिख लीजिए, अंतर अधिक आसवन विधि से द्वारा, और अंतर कम 25 के से कम प्रभाजी आसवन। अब ये कैसे होगा, आप देखिए, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पाद से विभिन्न घटकों का पृथक्करण, ये कहाँ पे लिखिएगा, प्रभाजी आसवन के सामने लिखिएगा, वायु
से अलग गैस को, काहे कि उसका अंतर कितना है, बहुत कम है। एक तो पहले साला घुलनशील है, घुलनशील में आप देखिए वायु में क्या क्या रहता है, अलग अलग घटक रहता है पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो एग्जाम में आपको दे देगा नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए कौन सा उपयोग है, प्रभाजी आसवन, आसवन बाष्पीकरण। आप किसका मुंह देखिएगा एग्जाम में, कपाल पकड़िएगा या सोचिएगा कि हम क्या किए, फिर रोना नहीं है, इसलिए पढ़िए। देखिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, ठीक। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, ये तो आप पढ़े ही हैं, प्रवाजी आसवन। लेकिन याद रखिए यहाँ पे आपको देगा जैसे पेट्रोलियम में कितना से क्वथनांक अंतर अधिक होना चाहिए, अधिक कम होना चाहिए। अरे भाई बहुत ऑप्शन है उसके पास सवाल बनाने का, कि आप तैयार हैं तो साला कुछ दे दे। जैसे आप दौड़ते हैं ना 10 किलोमीटर, तो तब ना 1600 मीटर दौड़ते हैं, तो इसी तरह अगर आप 1600 मीटर दौड़ते हैं तो 10 किलोमीटर दौड़ नहीं दौड़ पाइएगा। समझ में आ रहा है, ट्रेनिंग भी करिएगा एसआई का, तो ऐसे ही वहां पर करना मिलेगा। ठीक है हाथ, वायु से विभिन्न गैसों का पतंग, ये 2 पॉइंट लिखिए। आगे लिखिए, हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रवासी स्तंभ डाल दिया जाता है, इसको लिख लीजिए। ये कि यहाँ पे हम बताए थे फिगर में, ठीक है, फिगर बना हुआ है यहाँ पे देखिए, ये क्या किया है, थोड़ा सा आसवन में क्या किया है, जैसे है ये देखिए आसवन फ्लास्क है, आप आसवन फ्लास्क का की यहाँ पे जो है इसका जो निकल बीच में क्या लगा दिया प्रभाजी आसवन, ये छलनी की तरह। समझ में आ गया क्लियर। इसीलिए जो मेन है ना प्रभाजी आसवन, जो सबसे ज्यादा जिसका अंतर कम होता है उसको भी अलग कर देता है। यही जो प्रभाजी फ्लास्क लगा है इसको प्रभाजी आसवन कहते हैं। आसवन प्रभाजी फ्लास्क लगा दिया, प्रभाजी आसवन बन गया। क्लियर हो गया, आपको रटना नहीं पड़ेगा, उम्मीद है हमको, रटना नहीं है साइंस को चुटकी में बिना रटे पढ़ना है। जिस दिन साइंस रटने लगे तो भाई तब तो नहीं बनेगा एग्जाम में। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट। देखिए अब बात करते हैं दाब बढ़ाकर। सुनिए यहाँ पे देखिए क्या किया, थोड़ा सा देखिए, आखिर पूछेगा प्रभाजी आसन में क्या होता है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। देखिए आपको पॉइंट ऐसे करके क्लियर होते चला जाएगा। लिखिएगा दाब बढ़ाकर, तापमान को कम करके तथा वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। संपीड़ित बता दिए हैं, संपीड़ित कैसे होता है, इतना वाला आयतन को इतनी गो में बना देना जैसे गैस से न बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे संपीड़ित करिएगा तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, दाब बढ़ाना, तापमान को कम करना, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। थोड़ा सा भैया इस पॉइंट को लिखिए यहाँ पे, क्वथनांक और गलनांक। ऑक्सीजन का जो क्वथनांक होता है ना -183 डिग्री होता है। ठीक, आपको एकदम ये बक्सा वाला उसका फेवरेट रहता है। ऑक्सीजन का क्वथनांक -183, आर्गन का -186 या नाइट्रोजन का -196। ये दोनों का लिख लीजिए, ये बहुत है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, 183 में 13 घटाइएगा, -196। और वायु आयतन कितना है इसको नहीं रखना, आयतन सब जानता है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, आर्गन 0.9। क्लियर। देखिए सब लोग बोलते हैं क्रियाकलाप, यही क्रियाकलाप है। हम बताएं वायु पर क्या करते हैं, बताए थे, दाब बढ़ाते हैं, ताप को घटाते हैं, ठंडा करके संपीड़ित करते हैं, अतः द्रवित द्रवित गैस को प्रवाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक, फिर ऊंचाइयों पर क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाते हैं। क्लियर, इसको जाना जरूरी नहीं है, अगर कभी पूछ लिया स्टेटमेंट में ध्यान। अब आते हैं भैया, देखिए देखिए क्या है, अशुद्ध नमूने में शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, अब देखिए इस तरह का सवाल आता है ना एग्जाम में, तो बोलते हैं भाई पढ़ लेने हैं, क्या है नहीं है, सॉरी आप देखिए, आप लोग पढ़िए अच्छे से और अच्छे से समझिए, हो जाएगा। और हम कभी कभी ठेठ लैंग्वेज में बोलते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको माइंड नहीं करना। दोस्त मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने और आपको समझाने के लिए इस तरह का थोड़ा सा अलग हट के बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे समझ में आता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखिए, हम बता दिए प्रवाजी आसवन क्लियर। अब देखिए क्या क्या क्लियर हो गया, प्रवाजी आसवन क्लियर, निलंबन क्लियर, क्लोराइड विलयन क्लियर, समांगी मिश्रण क्लियर, विसमांगी मिश्रण क्लियर। ठीक, क्रिस्टलीकरण आप देखिए, आपको प्रवाजी आसवन आसवन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है, लिख लीजिए इसको, कुछ नहीं क्रिस्टलीकरण। तो हम अभी तक द्रव पढ़े थे, अगर ठोस पदार्थ को शुद्ध करते हैं तो क्रिस्टलीकरण कैसे होता है, देखिए यहाँ पे समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां होती है। अब देखिए हम लोग नमक को कैसे प्राप्त करते हैं, समझिए पहले, नमक जल लाए, जल में से क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा इसको नमक को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण को प्राप्त करने के बाद जो नमक बचता है उसमें भी कुछ अशुद्धि होता है। ठीक, उसको अलग करने के लिए ठोस बचा, उसको अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण। ये भी क्लियर हो गया, उम्मीद है कि रटना नहीं है, आपको समझना है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि, ठीक है, शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। अब देखिए कह रहा है क्रिस्टलीकरण जो विधि है साधारण वाष्पीकरण विधि से उत्तम है। कैसे उत्तम है, तो पहले बताओ उत्तम कैसे है, आप निकालने के बाद कुछ कण रह जाते हैं। देखिए वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती है, यानी कि वह वाष्पीकरण करते हैं तो कुछ अशुद्धियां
ठोस में कैसे है देखिए, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। इसे छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ विलायम घोलने के लिए कुछ अशुद्धियां रह जाती है, इसीलिए वाष्पीकरण ज्यादा किसलीकरण बढ़िया है। ठीक है, समझ गए ना। अब आया अनुप्रयोग में रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आया किसली के अंदर समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, स्टेट नंबर 2। लिखिए, समुद्री जल से नमक को शुद्ध करने में, साथ साथ अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। क्लियर। अब देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आपको हम जब क्लास 7-8 पढ़े होंगे वहां बताए थे रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन क्या होता है। मोटा मोटी बार बता देते हैं। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब जो कि जो जिनका नए पदार्थ में नहीं बदलते हैं, वो वापस अपने गुण में आ जाते हैं। अगर ठोस से द्रव में बदलेगा, वापस द्रव से ठोस में बदलेगा। मैंने बताया था जंग लगना, जंग जब हम देखते हैं ब्लेड पे एक मोटा मोटा जंग का परत चढ़ जाता है, क्योंकि उसको हम फिर से वापस ठीक कर सकते हैं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, पहले तो उसमें नया पदार्थ होता है, जन्म लेता है, दो विक्रिया बन के आप देखते होंगे ना, हाइड्रोजन समझिए और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाता है, जल। जल से फिर हाइड्रोजन नहीं बन सकता है, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। सीधा समझिए कि जो नया पदार्थ बनता है, जो जिनका वापस अपने पूर्ण अवस्था में नहीं आ पाता, उसको उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर। अब आगे समझाते हैं। ठीक है, देखिए अवस्थाओं में अंतर रूपांतर एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तन एक चीज और, भौतिक परिवर्तन में आकार अवस्था ये सब देखिए अंतर रूपांतरण होता है। परिवर्तन संगठन संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं, उनकी रासायनिक प्रकृति भी कोई परिवर्तन नहीं होती है, रासायनिक प्रकृति भी चेंज नहीं होता है। यदि बर्फ जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, ये भिन्न भिन्न भौतिक गुण को दर्शाते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से ये समान होते हैं। क्लियर। अब क्या लिखेगा भौतिक में, पहले तो ये भौतिक गुण सबका समान होता है, लेकिन रासायनिक गुण सॉरी भिन्न भिन्न भौतिक गुण होता है, लेकिन रासायनिक गुण समान होता है सबका। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, नया पदार्थ नहीं बनता है। क्लियर हो गया आपको बता। अब इस पॉइंट को नोट करिए, शॉर्ट नोट्स। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, इस प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। हम क्या बोले थे, देखिए भौतिक में क्या होता था, रासायनिक सेम रहता था, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो जाता था, ठोस द्रव वाष्प, लेकिन रासायनिक सबका सेम रहता था। इसी तरह देखिए जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। लिखिए क्यों होता है जलने, हम लोग पढ़े थे, लेकिन क्यों होता है आज जानने, पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपनी रासायनिक संगठन परिवर्तन लाता था। ठीक है, भौतिक में नहीं होता, इसमें रासायनिक चेंज होता है। परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है। हम नया पदार्थ पाते हैं, नया पदार्थ भी पा लेते हैं, जलने के बाद देखिएगा एक नया चीज बनता है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती का जलना, सुनिए यहाँ पे एक बार आप लोग अच्छे से शॉर्ट नोट बनाना है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। एग्जाम में आएगा मोमबत्ती का जलना कैसा प्रक्रिया है, भौतिक रासायनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या मारिएगा, दोनों। क्यों होता है, देखिए रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, आप इनकी पहचान कर सकते हैं। उतना आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है, लेकिन दो लिख लीजिए फिलहाल। अब सीधा आते हैं जो क्वेश्चन, हम डायरेक्ट बता रहे हैं ग्रुप डी वाला एग्जाम और बिहार पुलिस जो भी ऐसे बचा हुआ उसका हाल फिलहाल एग्जाम को ध्यान में रखते हैं, फटाफट करवाना है आप लोग का। फिर एक बार हम अच्छा से करवाएंगे आप लोग। फिलहाल जो पॉइंट क्वेश्चन आएंगे उसको देखिए। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे। तत्व लिखिए, तत्व के आगे पूछेगा आपको कि तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था, लिखिए रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, आप जी कौन किया था, अगर आपको दे देगा लवजियर लेबेजियर रॉबर्ट बॉयल, है ना, कौन कौन दो तीन को ऑप्शन देगा तो आप लोग हमको लगता है गलत मार देते, लेकिन अगर पढ़े रहे हैं तो कोई बात है, रिवीजन हो जाएगा। 1661 में, ये जरूरी नहीं है, रॉबर्ट बॉयल ने सप्तम शब्द का प्रयोग की। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लेवोजियर, जिसको केमिस्ट्री का हम बताए थे ना, रसायन का वो बोले जाता है पिता, उसी को बोले जाता है, रसायन का सबसे पहले इन्हीं किया था। एंटोनी लेवोजियर ने सबसे पहले उन तत्वों की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। यहाँ पे दो तरह क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट में आएंगे। पहला स्टेटमेंट आएंगे, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व का शब्द का प्रयोग किए। आप कोई और दे देगा इसमें, यहाँ पे एंटोनी लेवोजियर की जगह लिख देगा तत्वों की परिभाषा के प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किए। तो याद रखिए लेवोजियर, दोनों को शॉर्ट टर्म्स बना के लिख लीजिए। अगर बिहार दरोगा मेंस में तीसरा स्टेटमेंट बनाया तो क्या बनाएगा, उनके अनुसार वह पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे देगा, ये किसने कहा था, तो लेबोजियर ने। तो ये दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। इन्होंने कहा कि सीधे देखिए, पूरा नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, लेबोजियर पहला लिखिए तत्वों की परिभाषा का प्रयोग प्रतिपादन, फिर अगला इसका लिखिएगा प्रतिक्रिया सरल पदार्थों को विभाजित नहीं कर पाया। इन्होंने कहा रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया, यानी क्या लिखना सीधा, अन्य पदार्थों में विभाजन
नहीं, क्रॉस कर देना है। पूरा आपको समझ में आज थोड़ा-सा भी रहेगा ना दिमाग में आ जाएगा आपको, अरे साला वहाँ पढ़े थे। ठीक है? आपको इसलिए शॉर्ट नोट्स ज़रूरी। अब यहाँ देखिए तत्व को धातु, अधातु, उपधातु तीनों में विभाजित किया गया है। ठीक है? यहाँ पे देखिए थोड़ा-थोड़ा देख लीजिए चाँदी सफ़ेद सोने की तरह पीले रंग की होती है। देखिए चाँदी सफ़ेद सोने की तरह पीले रंग की होती है। देखिए क्या है हाँ, सॉरी ये चमकीली होती है, धातु के बारे में दिया है, चमकीली होती है, चाँदी की तरह सफ़ेद, सोने की तरह पीले। ताप और विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ से आपको स्टेटमेंट बना के बिहार पुलिस वाले ध्यान देंगे। ईज़ी है। ताप विद्युत का सुचालक होते हैं या तन्य होती है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में। तन्य होती है और उनके तार के रूप में खींचा जा सकता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन था कि वह तत्व कौन-सा है जो तन्य होती है, तार के रूप में इसको बहुत लंबा दूर तक खींच सकते हैं। सबसे ज़्यादा याद रखिए वो सोना है। ठीक है? देखते हैं सोना का एक पतला पिन को ना 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर तक का बना भी सकता है। ठीक है? ये अधार्थवर्ध्य होती है। ये कैसे होती है? अधार्थवर्ध्य होती है और इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला जाता है। ये दोनों पॉइंट को लिख लीजिए शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये धातु के बारे में ये सारे पॉइंट हैं, हम बता दे रहे हैं। ठीक है? ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। ठीक है? इसका जितने भी है ना जो आपको लगता है कि हमको याद है, छोड़ दीजिए, जो नहीं याद है उसको लिख लीजिए। ये आपको स्टेटमेंट के सवाल देखने के मिलेंगे, आपको अगले सारे एग्ज़ाम में, कहीं न कहीं जहाँ कोनो एग्ज़ाम में देंगे, चाहे रेलवे हो या बिहार एसआई या बिहार पुलिस। अब देखिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम धातु का उदाहरण है। देखिए इसको लिखिए, आपको पढ़े हैं ना लुसेंट में, पारा धातु होते हुए कमरे के तापमान पर द्रव है। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग सब एक ही कमेंट करते हैं, भैया ये तो लुसेंट में है, ये तो लुसेंट में है। देखिए आपको लुसेंट में है, लेकिन क्या आप कनेक्ट कर पाते हैं? आप ही लोग कमेंट में बताइए, क्या कनेक्ट होता है? एग्ज़ाम में क्लिक करता है? नहीं आएगा, एग्ज़ामिनर आपको परेशान कर देगा। अगर आप एक बार मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना, तो फिर लुसेंट जब मैं पढ़ाऊँगा, देखिएगा कैसे लुसेंट को आप 1 से डेढ़ महीना में पूरा लुसेंट को आप चाट जाइएगा। अब देखते हैं इसमें से जाने जाने बक्सा फेवरेट होता है उसका। अब देखिए, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या एनसीईआरटी के अनुसार 100 में से 100 से अधिक है। ठीक? आपको स्टेटमेंट 1 दिया जा सकता है। 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। कितने प्राकृतिक है? 92। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। तो ये कुछ बदलाव भी हुए हैं। ठीक है? आप उस हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लेंगे। बहुत कुछ तो अगर फिलहाल जानना है 92 प्राकृतिक है, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। कमरे के ताप पर गैसें का मतलब हम बताए थे कि कुछ जो है ना तत्व गैस भी है, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन। ठीक है? समझिए। अब देखते हैं, ये सब तत्व ही है ना, सोडियम। आगे देखते हैं हम लोग, गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर, यहाँ से क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 के कुछ अधिक तापमान द्रव अवस्था ले लेते हैं। एग्जाम में आया था, पूछा था कौन सा दो तत्व है जो गैलियम तथा सॉरी तापमान कुछ अधिक तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। तो गैलियम सोडियम, जैसे ही आप उसको अपना हथेली पे लीजिएगा ना, तो ऐसे ही पूछेगा तो वो पिघल जाएगा। ठीक है? तो इसको लिखिए, रखिए, उसको लिखिए। अब हम लोग यौगिक के बारे में देखते हैं। देखिए थोड़ा-सा लिखिएगा, हम बताए थे 2 या 2 से अधिक ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद 2 या 2 से अधिक करके यहाँ पे लिखिए ऐसे, शॉर्ट नोट से लिखिए 2 या और 2 से अधिक। आप पूरा ऐसे लिखिएगा, कितना टाइम लगेगा? नहीं, 2 से अधिक ऐसे कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे अधिक तत्व लिख देंगे कि नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना आता है। फिर समझिए, एग्जाम में 2213 1275 का मेंस में आया था, आप देखिएगा 2 या 2 से अधिक तत्व के नियत अनुपात में, अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है, रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। तो क्या लिखिएगा? 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक संयोजन, बस इतने लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अब देखिए ये समूह 1 समूह 2 है ना, इसका रिजल्ट बताएंगे, इसका आंसर है। देखिए पहला समूह में लोहे की चूर्ण और सल्फर पाउडर को मिला देंगे। ठीक? तो यहां से क्या निकलेगा? H, हाइड्रोजन। हम आगे दिखाते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। फिर लोहे की चूर्ण और सेम चीज, लेकिन सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है? लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को डायरेक्ट मिलाते हैं। यहाँ पे क्या है? लोहे चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएंगे, मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। यहाँ पे क्या, सीधे दोनों को मिला दिया, यहाँ पे दोनों को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करेगा, तब क्या मिलेगा? तो आगे हम लोग दिखाते हैं, आपको डायरेक्ट मिलेगा। समूह 1 समूह 2 ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, समूह 1 जैसे हम लोग दोनों को मिलाते हैं बिना गर्म किए,
तो वह हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये हाइड्रोजन ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, समझ लिखिएगा। हाइड्रो रंगहीन आपको डायरेक्ट मिलेगा हाइड्रोजन की क्वालिटी गुण, रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील। लिख लिए। हाइड्रो पहला क्वेश्चन किसको मिलाएंगे, आपको एग्जाम में देंगे, उसको फेवरेट है सर, लोहे के चूर्ण और सल्फर क्लोराइड को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। दूसरा स्टेटमेंट देंगे, अगर स्टेटमेंट में मन आ गया तो रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील हाइड्रोजन। लिखिएगा भैया, जो भी है लिखिए, समझिए बात को, जितना बता रहे हैं मैं करिए। समूह 2 दोनों को गर्म किया, उसी चीज सेम चीज को दोनों को गर्म किया, बताया था ना, यहाँ पे देखिए दोनों को गर्म किया, सल्फर पर लोहे के चूर्ण को, अब क्या मिला, अब क्या मिला, यही आपका क्वेश्चन जो रटे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड मिला, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट रंगहीन, अगर वन लाइनर बिहार पुलिस वाले को ऐसे देंगे, लेकिन यहाँ पे देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, कैसा होता है, सेम होता है, रंगहीन गैस होता है, लेकिन हाइड्रोजन तो गंधहीन होता है, लेकिन इसका गंध कैसा है, सड़ा हुआ अंडा। अब रटना नहीं पड़ेगा आपको, ओजोन का याद रखिए, हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, आपसे एकदम आता है तो सड़े हुए मछली की तरह, तो O3 जो होता है ना भैया, ओजोन, उसका सड़ी मछली की तरह। आपको कैसे याद रखिएगा सड़ी मछली, O3 क्या होता है, जब वो एक तरह से सो मान के चलिए, ओजोन क्या है, ओजोन से पानी बन जाता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से मान ऐसे कनेक्ट करिए, पानी बन जाता है धरती पाने के बाद, पानी में मछली रहता है, बस ओ में ऑक्सीजन में मछली रहता है। आप मछली कैसे सांस लेता है, ऐसे देखिए, मछली से कैसे सांस लेता है, ऑक्सीजन से, पानी में घुलित ऑक्सीजन से, सड़ी हुई मछली ओजोन 3, ठीक है। और सड़े हुए अंडे हाइड्रोजन सल्फाइड, कैसे मिला बता दिए, क्लियर। समूह 1 प्रक्रिया के फलस्वरूप भौतिक, अब देखिए समूह 1 पे, समूह यानी कौन सा, जब चूड़ के जब मिला हाइड्रोजन मिला तो कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। जबकि समूह 2 की क्रिया करने के बाद रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, सड़ा हुआ अंडा हाइड्रोजन सल्फाइड रासायनिक परिवर्तन है, और हाइड्रोजन को जो प्राप्त हुआ वह भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक बार हम लोग यौगिक और मिश्रण में कंपेयर करते हैं, ठीक है, यहीं से उठा के 1275 दुर्गा मेंस में क्वेश्चन पूछा आया था, एनटीपीसी में मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, समझिए। मिश्रण के बारे में पहले देखते हैं, मिश्रण कैसे होता है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तत्व प्लस यौगिक मिलकर क्या बनता है, मिश्रण बनता है, नए यौगिक नहीं बनता है। यौगिक कैसे बनता है बताए थे ना, यहाँ पे देखिए, दो या दो से अधिक, ठीक है, रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है। अब यहाँ पे देखिए, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व प्लस यौगिक मिश्रण, तत्व आपस में क्रिया करके दो तत्व क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। यौगिक के बारे में बताए थे, दो या दो से अधिक तत्व, दो को दो चाहिए ही, याद रखिएगा, दो चाहिए ही। अब देखिए, मिश्रण का संघटक परिवर्तनीय होता है, ठीक, लेकिन नए पदार्थ का संगठन यौगिक में अस्थायी होता है। यह परिवर्तन होता है, मिश्रण में क्या होता है, अगर यह इसका परिवर्तनीय होता है, लेकिन यह यौगिक क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। इसका कंपेयर कर रहे हैं लोग, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। मिश्रण में क्या, उसके घटक का गुणधर्म दर्शाता है, ठीक, इसमें क्या दर्शाता है, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जाता है। इसमें क्या होता है, सॉरी, गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होता है, ठीक है। उसकी में देखिए, मेन चीज, मेन पॉइंट, घटक को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से पृथक कर सकते हैं। इसीलिए बोले थे मिश्रण क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय हुआ इसी को क्या हुआ, भौतिक विधि, सुगमता से पृथक, जो हम पहले बताए थे, जिसको भौतिक विधि से अलग करते हैं, जैसे ठोस से द्रव बना तो वापस द्रव से ठोस बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय, ठीक, वापस अनुत्क्रमणीय मतलब वापस परिवर्तन नहीं होना। तो मिश्रण समझ गए, सुगमता से पृथक, लेकिन इसको देखिए, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक करते हैं। आप क्वेश्चन आएगा मिश्रण को पृथक करने की विधि, तो ये आप देखिए भौतिक विधि द्वारा, लेकिन यौगिक को रासायनिक वैद्युत संयोजन के द्वारा पृथक करते हैं। लिख लीजिए भैया। वापस फिर से आते हैं बक्से में, बक्सा फेवरेट है, तो हम लोग देखेंगे शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। यहां से आपको मिलेगा तत्व यौगिक, उसके बाद समांगीय विषमांगी मिश्रण। जो देखिए, पहले देखते हैं मिश्रण में कौन कौन आता है, समांगीय और विषमांगी, कोई नियत संगठन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कार्बन, देखिए समांगी कैसा होता है, लिखिए, हम आपको बोला अभी तक तो बताए थे ना, समांगी संगठन कैसा होता है, चीनी पानी। यहाँ देखिए कार्बन, हम आप पिछले वीडियो में बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड प्लस सल्फर, जल तथा एल्कोहल, ये दोनों लिख लीजिए। हम लोग जल एल्कोहल का तो मार देंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड प्लस सल्फर को नहीं मार पाएंगे, तो थोड़ा सा समांगी में वही चीनी पानी जो बताए थे, नमक पानी, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर को
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर लिख लीजिए समांगी में। और फिर दूसरा मिश्रण विषमांगी, विषमांगी में बताए थे, देखिए ध्यान से देखिए, बालू प्लस नमक, ठीक, चीनी प्लस नमक, चीनी प्लस नमक अगर आपको आएगा आंसर में मारिएगा फटाक से, वही हो, दिमाग में काम ही नहीं करेगा, आपको लगेगा अरे साला यही होगा। तो याद रखिए चीनी प्लस नमक नहीं मिलता है, तो असमान संघटक है, इसीलिए ये बालू नमक, चीनी नमक, लकड़ी रक्त, तेल जल, ठीक है, हम बताए भी थे। और तेल जल को कैसे अलग करते हैं ये भी बताए थे, और घुलनशील द्रव पृथक्करण कैसे करते हैं ये बता दिए थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, इस जगह पे आते हैं, तत्व प्लस यौगिक में सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए सकते हैं तत्व को, क्योंकि तत्व सबसे कम है। उसके बाद यौगिक को नियत रासायनिक यौगिक की तरह अलग करते हैं, हम बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए चैप्टर लास्ट में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। मिश्रण एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ, याद रखिए, अयौगिक दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक, मिश्रण एक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिलते हैं, ठीक है। मिश्रण को पृथक करने के लिए शुद्ध पदार्थ पृथक्करण करते हैं भौतिक विधि द्वारा, ठीक है। विलयन समांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण है। उसके बाद बताए थे इसमें दो तरह होते हैं, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा बल आयतन है। हम बताए थे ना विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक मिल के विलयन बनते हैं। सांद्रता बताए थे आपको, आयतन बताए थे, विलय का द्रव्यमान होता है। उसके बाद निलंबन बता चुके हैं, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो हम लोग आते हैं, समय ज्यादा हो गया, वीडियो लंबा ठीक नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे रदरफोर्ड वाला परमाणु अणु सभी चीज, ठीक है। और वीडियो को आप स्टॉप करके आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, मोटिवेट करिए, हमको सपोर्ट करिए, आप लोग के साथ हम हमेशा खड़े हैं। जो भी सवाल हो मुझे डायरेक्ट पर्सनली इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मैसेज करिए, मैं हमेशा आप लोग के लिए खड़ा हूँ, ठीक है।